चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अपन एक चालू कर रहे हैं नया टॉपिक आपका। सी एंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लास्ट वाला चैप्टर 9, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बेसिकली आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू दिस। बेसिकली आपने देखो, अपन ने जो सीक्वेंस मेंटेन किया वो कुछ इस तरीके से था। चैप्टर 7 फॉलोड बाय चैप्टर 4, then by 6, then by 5, then we had chapter ओके, पहले अपने चैप्टर 8 दिया था, है ना? डिविडेंड्स, फिर सीओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर लेवरेज, फिर स्ट्रक्चर, फिर इन्वेस्टमेंट्स, फिर अपन ने लिया रेशोज। अब अपन लेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर 9। अब रेशोज में आपने ना वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन तो पढ़ लिया होगा। वर्किंग कैपिटल में लिखा है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। देखो, अब हम चैप्टर 9 में क्या पढ़ने वाले हैं? मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। मतलब हम इनको कितना इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, करंट असेट्स का रिकवरी कितने जल्दी करते हैं तो पैसा कितना अवेलेबल होता है, करंट लाइबिलिटीज को कितना लेट पे करते हैं तो पैसा अवेलेबल होता है। ये सब चीजें देखना है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसिडर करेंगे। तो करंट असेट्स में बेसिकली आप कौन कौन कंसिडर करते हो? रिसीवेबल्स, फिर इन्वेंट्रीज, बराबर। करंट लाइबिलिटीज में पेबल्स। बेसिकली आप लोग इन चीजों के अराउंड काम करने वाले हो। अब इन्वेंट्री की बात बता दो, आपको पूछो क्या? व्हाट यू हैव स्टडीड? EOQ। हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इट इज ऑल अबाउट कितना मेंटेन करने का है, प्रोडक्शन लाइन में कितना लगने वाला है। तो यू हैव स्टडीड इट इन चैप्टर 1 ही है क्या 2 है उसमें? 2 होगा शायद, मटेरियल्स। मेरे को चैप्टर नंबर नहीं पता। मटेरियल्स, मटेरियल्स मैनेजमेंट में आपने EOQ पढ़ा है। नोइंगली अननोइंगली आपने क्या किया है पता क्या? नोइंगली एक्चुअली स्टोरेज कॉस्ट कम किया, कैरिंग कॉस्ट कम किया, दोनों को मिनिमाइज करने की कोशिश करें EOQ में। एंड दिस इज व्हाट इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। यहाँ पे वही फॉर्मूला आएगा आपका EOQ का। ठीक है। इनफैक्ट सेम फॉर्मूला हम कैश में भी यूज करेंगे। अगर कैश को इन्वेंट्री ट्रीट किया जाए तो मिनिमम कैश कितना रहना चाहिए अपने पास, मेंटेनेंस कितना होना चाहिए, हर बार विड्रॉल कितना होना चाहिए, ये भी पॉइंट अपने को पढ़ना है। कैश मैनेजमेंट में इन्वेंट्री अप्रोच टॉबिन ने दिया था, नाम आएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बजटिंग वाला चैप्टर हो गया क्या आपका? कॉस्टिंग में बजटिंग। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कैश बजट्स। यहाँ पे हम बनाएंगे कैश बजट्स। एंड डू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, आप अगर कॉस्टिंग का बजटिंग वाला चैप्टर निकालोगे उसमें भी कैश बजट रहना चाहिए, रहेगा उसमें। कॉस्टिंग में ऐसा एक चैप्टर बजट एंड बजटरी एनालिसिस एक किया होगा ना, उसमें देखो एक क्वेश्चन ऐसा ढांसू सा आता है, आपका सेल्स कितना होने वाला है वो फोरकास्टिंग दिया है, फिर वो सेल्स करने के लिए गुड्स कितना लगता है वो बताया है, वो गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगता है ये निकालना है, फिर ओपनिंग कितना अवेलेबल है, क्लोजिंग कितना मेंटेन करना है, तो आपको परचेसेस कितना करना है। एक बैकग्राउंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। सेम वे यहाँ पे अपने को कैश बजट सॉल्व करना है। ये हुआ कैश बजट्स का। तो यहाँ पे दो ये मेन पार्ट है, और एक पूरा आता है ये वाला यूनिट। मतलब हाँ, तुमने वो कॉस्ट शीट बनाई है ना, सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि पूरा वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, डेटर्स में इतना इन्वेस्टेड है, स्टॉक में इतना इन्वेस्टेड है, फिर क्रेडिटर्स को इतने दिन में पैसा देने वाले हैं, वेजेस इतने दिन में पे करने वाले हैं, बताओ अपने को कितना वर्किंग कैपिटल लगने वाला है।
सबके टर्नओवर रेशियोज अलग अलग है। हाँ, तो आपको मेन 3 यूनिट्स करने हैं। पहला अपन करेंगे रिसीवेबल्स, फिर अपन करेंगे कैश, फिर अपन करेंगे वर्किंग कैपिटल। इस सीक्वेंस में करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। इन रिसीवेबल्स का क्वेश्चन जो है वहां पे हम देखने वाले हैं रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट कैसा होता है, ठीक है। और बजट्स में हम देखेंगे फोरकास्टिंग, ठीक है। चलिए विल गो विद बजट्स। वी रिज्यूम विथ रिसीवेबल, ठीक है। देखो मेरे को एक बात बताओ, रिसीवेबल्स का मतलब क्या है? किन से पैसा आना है? डेटर्स जिनको अपन ने क्रेडिट पे सेल करा है, ठीक है। अब भाई साहब इनको अपन साइट प्रोवाइड करते हैं पेमेंट के लिए। हाँ, उनको अपन साइट प्रोवाइड करते हैं पेमेंट के लिए, क्रेडिट पीरियड अपन जिसको बोलते हैं, से 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, समथिंग लाइक दैट। लेकिन उन 60 दिनों तक अपने को पैसे की जरूरत नहीं गिरेगी क्या? गिरेगी। देखो कैसे। अपन फिर ये अपना डेटर, इसको अपन सेल करें, फिर ये पैसा कब देने वाला अपने को? 45 डेज के बाद। एग्जाम्पल, तो 45 डेज का इसको क्रेडिट अलाउ किया गया है। और आप लोग अब भली भांति जानते हो, आप है ना इंटर के लेवल पे आ गए हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लिया हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम का एक चीज होता है। 45 दिन अपने को खर्चा नहीं आएगा, क्या है? इंटरेस्ट का आएगा। फिर अब डेटर्स को सेल किया तो ही अपना बिजनेस चलेगा, और डेटर को सेल करने के लिए अपने को ना 30 डेज या फिर 45 डेज का साइट देना जरूरी है। जो भी एक क्रेडिट पीरियड है वो देना जरूरी है, अदरवाइज सेल्स नहीं होगा। सेल्स नहीं होगा तो अपना बेसिक सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाएगा। अब दूसरा पर्याय लाना पड़ता है फिर पिक्चर में। एक पर्याय आपको 11 से पता है क्या? इस डेटर को कन्वर्ट कर लो काय में, बिल्स रिसीवेबल में। और बिल्स रिसीवेबल आपके पास आएगा, आप क्या करोगे? बैंक में जाओगे, डिस्काउंटिंग करा के पैसे लेके आओगे, बरोबर। और फिर बैंक को पैसा कौन पे करेगा बाद में? ये डेटर पे करेगा। ऐसा होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऑल इट। अब ये बिल्स रिसीवेबल के अलावा भी और कोई अपने पास है क्या ऑप्शन? बिल्स रिसीवेबल बचपन में पढ़ लिया आपने, 11 12 फाउंडेशन। इसके अलावा भी और कुछ चीजें हैं क्या? हम्म, बोलो। पता है क्या इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं क्या? अच्छा, ये डेटर्स अपने असेट है कि डेटर्स से आने वाला पैसा अपना असेट है? अपना असेट है, तो असेट को अपन प्लेज भी कर सकते हैं कहीं पे, गिरवी रख सकते हैं। तो बिल्स के केस में वैसा होता है। हाँ, इनफैक्ट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस भी डेटर्स को देखते हुए ही होता है कि डेटर्स से पैसा कितना आना है, फिर हम फाइनेंस करेंगे आपको। अब एक पार्ट आता है फैक्टरिंग। क्या चीज आएगा? फैक्टरिंग। फैक्टरिंग बोले तो वसली भाई, एक फैक्टरिंग एजेंसी होता है। अब इसमें क्या होगा? अब ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ, मैं ग्रीन कलर से कनेक्ट करता हूँ। ये अपन है ना अपने डेटर्स इसको असाइन कर देंगे। जस्ट लाइक बिल्स, ये कुछ पैसे काट के अपने को इधर दे देगा, ठीक है। कुछ पैसे वो थोड़े से
रिजर्व बोल के रख लेगा कि भाई तुम्हारे डेटर ने धोखा वोखा दे दिया तो मेरे पास कुछ स्कोप होना, प्लस ये कमीशन चार्ज करेगा रादर देन इंटरेस्ट। ठीक है। अब ये फैक्टरिंग मतलब थर्ड पार्टी है जो अपने डेटर्स को टेक ओवर कर रही है और डेटर से पैसा लेते बैठेगी 45 डेज बाद। कितने दिन बाद? 45 डेज बाद डेटर से पैसा लेगी, लेकिन अपने को कब देगी? तुरंत। जस्ट लाइक बिल्स रिसीवेबल, ये फैक्टरिंग है। ओके। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, फैक्टर को देने से फायदा क्या होता है अपने को? अपने को लगेज पैसे मिल जाएंगे, पहला पॉइंट, कुछ काट कुटा के। लेकिन और हाँ, रिस्क को दोनों साइड है, वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। बैड डेब्ट्स अगर अपने पास है तो रिस्क उसका नहीं है। रिकोर्स, नॉन रिकोर्स, ऐसा दो कंडीशन है उसमें से। नॉन रिकोर्स, नॉन रिकोर्स अगर है तो रिस्क उसका। नॉन रिकोर्स है तो रिस्क उसका। रिकोर्स से बोले तो वो वापस आएगा अपने पास, नॉक नॉक करेगा, सर बैड डेब्ट। समझा? तो रिकोर्स है तो रिस्क अपने एंड पे ज्यादा है, जो डेटर्स को असाइन कर रहा है, जिसके डेटर्स है ना ओरिजिनली, उसके पास रिस्क ज्यादा है। नॉन रिकोर्स में फैक्टर के पास रिस्क है। ठीक है। और क्या होगा? अच्छा, तुमको ये पता है क्या, तुम ये जो वर्किंग कैपिटल रिसीवेबल मैनेजमेंट देख रहे हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देख रहे हो, इसमें कितने पॉइंट्स है? कितने कितने आए? रिसीवेबल्स आया, इन्वेंट्री आया, कैश बैंक आया, पेबल्स आया। मान लो चार ही आते हैं। आज तक तुमने 11 12 फाउंडेशन में इन सब की अकाउंटिंग तुमने करी है। लेकिन बड़े बड़े कंपनीज के केस में बेटा, इन्वेंट्रीज का डिपार्टमेंट अलग होता है, स्टोर कीपर अलग होता है, स्टोर मैनेजर अलग होता है, सब अलग होता है रिकॉर्ड उसका। इनफैक्ट डेटर्स रिसीवेबल नाम का एक कंपार्टमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, वो लोग बस फोन करते हैं, सर पैसा। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में और दो तीन लोग ऐसे बिठाने पड़ेंगे जिसको एक को अकाउंटिंग आती है, एक को दादागिरी आती है। डू अंडरस्टैंड? पेबल्स में भी वैसे लोग रहेंगे जो मीठा बोल सकते हैं, सर देते ना पैसे, थोड़ा रुको, कहाँ भाग के जा रहे हैं, देते सर पैसे। तो पेबल्स में अलग आदमी, रिसीवेबल्स में अलग आदमी, इन्वेंट्रीज में अलग आदमी, कैश के लिए अलग, बैंक के लिए और सेम समझो। तो लगभग लगभग चार लोगों का काम यहाँ पे होता है। और इनफैक्ट परचेस वाला अलग रहता, सेल्स वाला अलग, मार्केटिंग वाला अलग, फाइनेंस वाला अलग। इतने जॉब रोल्स हो सकते हैं यहाँ पे। समझ में आया बात? हुँ? तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, फैक्टरिंग अगर कर दिया अपन ने तो वो जो रिसीवेबल्स डिपार्टमेंट है वो गायब हो जाएगा। उतना कॉस्ट अपना क्या हो जाएगा? बचेगा। समझ में आ रहा है बात? अपने को खर्चा कौन सा बढ़ेगा? कमीशन बढ़ेगा। बैड डेब्ट्स कम भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं और टाइम लैग कम हो सकता है। समझा फैक्टरिंग? तो चेक करते हैं अपन। फैक्टरिंग में एक लिख लो, रिकोर्स। देखो रिकोर्स में लिखो, मैं वापस आऊंगा। लिख लो। अब ये सॉन्ग आपने सुना होगा बॉर्डर मूवी से। ये कौन बोल रहा है? फैक्टर बोल रहा है। कौन बोल रहा है बेटी? मतलब क्या? किसको बोल रहा है? जिसने उसको डेटा सेल किया ना, उस पार्टी को बोल रहा है मैं वापस आऊंगा। बोले तो भाई बैड डेब्ट्स हुआ तो मैं वापस आऊंगा। हाँ, बैड डेब्ट्स अगर होता है तो मैं वापस आऊंगा, बैड डेब्ट्स तेरी जिम्मेदारी। नॉन रिकोर्स बोले तो, नॉन रिकोर्स में अपन उसके लिए एक गाना गा लेते हैं। नहीं, अपन ये गाना गाएंगे उसके लिए। गेस करो कौन सा। नॉन रिकोर्स में अपन उसके लिए एक गाना गाएंगे, बोलो कौन सा? ये गलियां ये चौपारा, यहाँ आना ना दोबारा। हाँ, कि डेटर्स हुए तेरे, अब बैड डेब्ट्स तेरी जिम्मेदारी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ठीक है।
डन, क्लियर है? हाँ, चलो करे सॉल्व कुछ क्वेश्चंस। फैक्टरिंग करने में अपना फायदा क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और नॉन रिकर्स होगा तो बैड डेब्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, कंपेयर करना है फैक्टरिंग एक्सपेंसेस के साथ। अगर फैक्टरिंग एक्सपेंसेस कम है और अपने फायदे ज्यादा है तो अपन ने एक्सेप्ट करना चाहिए। चले आगे। है 99 पे कहाँ है? ए शाबाश। अरे अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये वाला 99 क्या? मैं मेरे पीडीएफ वाले 99 पे गया था। देखो आपको, आपके पास रुको, और कोई है क्या इलस्ट्रेशन? नहीं रे, नंबरिंग आगे पीछे हुआ है कुछ तो। हम्म। इलस्ट्रेशन 18 इन द नोट्स, आ जाओ। Illustration 18. A factoring firm has credit sale of 360 lakhs and its average collection period is 30 days. The financial control estimates bad debts losses are around 2% of the credit sales. The firm spends 1,40,000 annually on debtors administration. This cost comprises of telephonic and fax bills along with the salaries of staff members. These are avoidable cost, underline। अवॉइडेबल कॉस्ट बोले तो ये फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट है, अवॉइड कर सकते हैं इसको। A factoring firm has offered the firms has offered to buy firms receivables. The factor will charge 1% commission and will pay an advance against receivable on an interest of 15% per annum after withholding 10% reserves. Analyze what firm should do। देखो तुम्हारा बैड डेब्ट्स का लॉस कितना है? 2%। डेटर्स ऑन एन एवरेज 30 दिन के आउटस्टैंडिंग रहते हैं। 1,40,000 का एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है, इतनी तुम्हारी कॉस्ट है। और सामने वाला तुमको ऑफर कर रहा है कि भाई मैं 15% बैच के साथ एडवांस देना पसंद करूंगा, 1% कमीशन चार्ज करूंगा। बताओ आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहोगे कि
नहीं चाहोगे। चलो करें सॉल्व। पहले तो बताओ अपना एग्जिस्टिंग खर्चा कितना है। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 18 है, नोट्स का इलस्ट्रेशन, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 15 है, अपने नोट्स का 18। हाँ। वर्किंग नोट नंबर 1, एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। देखो क्या है, बैड डेब्ट्स कितने हैं, कितना, 7,20,000। एंड एडमिन कॉस्ट कितना है, 1,40। तो एग्जिस्टिंग खर्चा कितना है, 8,60। डन। देन अगला पॉइंट, अब प्रपोजल में खर्चा कितना आएगा, नए प्रपोजल में खर्चा कितना है। देखो एक्सपेंसेस फैक्टरिंग एक्सेप्टेड, क्या क्या खर्चा आएंगे बेटा, कमीशन। देखो फैक्टरिंग कमीशन कितना लगेगा आपको, 3,60,00,000 का 1% बोलोगे कितना। हाँ ये तो सीधा सीधा था, टोटल सेल्स जितना होगा उतना असाइन करेंगे, साल भर में 3,60,000 का कमीशन का एक्सपेंसेस होगा। अब इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस ओके। अब देखो इंटरेस्ट चार्जेस कितना लगेगा वो, तो देखो कितना रिजर्व रहेगा, 3,60,000 माइनस 36,36,00,000, इतना तो रिजर्व रखेगा वो। पैसा कितना प्रोवाइड करेगा पूरे साल भर में, 3,60,000, 360, कैलसी देना एक मिनट। देखो 3,60,000 माइनस 10% डिवाइड बाय 360 इंटू 30, 270 इंटू कितना परसेंट, 15%, 4,05,000। 360 डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 360 इंटू 30, 270, 27 लाख इंटू कितना परसेंट है, 15%। हाँ एक काम ये करो, ये बरोबर है कि अपना तीन 3,60,00,000 माइनस 36 लाख, इतना पैसा वो प्रोवाइड करेगा, डिवाइड बाय 360 इंटू 30, बोले तो 30 दिन का पैसा प्रोवाइड करेगा आपको वो। कितना आएगा, कितना, 27 लाख। और बेटा कमीशन काट के लेगा ना पहले वो, 3,60,000 और माइनस करो,
कितना? नहीं रे। हाँ, 26,70,000 इंटू 15%। पूरे साल भर में, पूरे साल भर में ना, पूरे साल भर का है ना ये, फॉर होल ऑफ द ईयर है। 30 दिन मल्टीप्लाई करने का बाकी रहेगा क्या? देखो, क्या नहीं समझा बताओ। क्या? अरे हाँ भाई, लेकिन आउटस्टैंडिंग तो पूरे 12 महीने रहेगा ना इसका अमाउंट। इतना अमाउंट तो देखो, तुम्हारा रिसीवेबल कितने दिन का है? 30 दिन का। तुम अदरवाइज 30 दिन में वसूल करते हैं, तो 12 बार टर्न ओवर होएगा। समझा क्या? तो पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग तो एक अमाउंट रहेगा ही रहेगा ना। हम्म, लगाओ, खर्चा लगाओ पूरा। 3,60,00,000 माइनस 10% विथ होल्डिंग का। विथ होल्डिंग है, वो देगा आखिरी में। वो खर्चा नहीं है, बट इंटरेस्ट जितने पे लगाना है वो बेस निकाल रहे अपन। तो ये भाई, ये विथ होल्डिंग है 10%। ये है कमीशन इंटू 15%। 30 दिन का जो है उस पर 15%, मतलब वो 30 दिन के बराबर का सेल पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रहेगा, उस पर 15%। ठीक है। खर्चा कितना आ रहा है फिर मेरा? 7,60,500। मतलब प्रपोज्ड स्कीम में 7,60,500 आ रहा है, और ऊपर कितना है? 8,60,000। कंपेयर करो बोला। वर्किंग नोट 3। एग्जिस्टिंग खर्चा कितना है? फिर प्रपोज्ड। तो बेटा सेविंग होएगा क्या? कितना? कंक्लूजन। डन। क्लियर। चलिए आगे। समझा क्या पॉइंट? इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है, और ये सॉल्व करते नहीं आता है। इसमें टिक यही है, सिर्फ ये वाला है। इस पे लाइट लगा के रख दो आप लोग। ये वाला कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। डन।
चलो डन क्या।